हेलो बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू पाठक क्लासेस। मेरा नाम है मौजूद पाठक और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं यह है क्लास 12 फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का एक चैप्टर है, उसके अंडर आता है। और अक्सर क्या होता है बेटा, ये टॉपिक जो है लोग छोड़ देते हैं कंसीडरिंग कि शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन ये आईआईटी मेंस में या नीट में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम। तो देखिए, इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। इसका बेसिक लॉजिक क्या है? देखिए, अगर आपने थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेसिक पढ़ रखा होगा तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। तो अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो बेहतर है कि आप पहले पढ़ लीजिए, देन कम बैक टू दिस टॉपिक, आपको बेहतर समझ आएगा। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है? एक चार्ज का होता है। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज। हमें पता है कि प्लस क्यू जो चार्ज होता है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ रहता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड रहता है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर की तरफ रहता है। ठीक है, इतना तो हमें पता ही है। इस चार्ज को अक्सर हम क्या बोलते हैं बेटा? सोर्स या पेरेंट चार्ज कहा जाता है। ठीक है, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड को आप नाप रहे हो, जिसको स्टडी कर रहे हो, या आमतौर पे जो सबसे बड़ा चार्ज है उसी को हम क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज बोलते हैं। अब मान लीजिए इस चार्ज के यहां पे इस दूरी पे, मान लीजिए दूरी आपका है x, या यहां से भी देख सकते हैं ऐसे x। इस x दूरी पे आप इस चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसको आप स्टडी करना चाहते हैं। स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? अक्सर इस जगह पे एक Q नॉट का मतलब होता है टेस्ट चार्ज को बिठाते हैं। टेस्ट चार्ज को क्यों बिठाते हैं बेटा? क्योंकि टेस्ट चार्ज अगर नहीं बिठाओगे तो उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कौन करेगा? जैसे मान लीजिए आपके अंदर बहुत ताकत है, अब ये ताकत कितना है वो जानने के लिए किसी को घूसा तो मारना पड़ेगा, किसी को बलि का पकड़ा तो बनाना पड़ेगा। अगर आप हवा में ऐसे घूसा मारते रहोगे आपको कैसे पता चलेगा आपकी स्ट्रेंथ कितनी है? लेकिन अगर सामने मान लीजिए कोई चीज आ जाए और उस पर जाके घुसा गिरे और वो टूट जाए तो समझ आता है अच्छा आपके अंदर बहुत मतलब स्ट्रेंथ है। तो मतलब किसी को तो बलि का पकड़ा बनाना पड़ेगा, वरना आपके स्ट्रेंथ को आप नापोगे कैसे? हवा में तो घुसा नहीं मार सकते ना। तो उसी तरह से किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेंथ को नापने के लिए किसी टेस्ट चार्ज को बिठाया जाता है जिसकी मैग्नीट्यूड इससे काफी छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि इसको ये डिस्टॉर्ट नहीं करेगा, इसके फील्ड को ये डिस्टॉर्ट नहीं करेगा। तो ऐसे चार्जेस को कहा जाता है टेस्ट चार्ज, जो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो बलि का पकड़ा है, स्केपगोट है। ठीक है, अब हमें क्या पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ये आपने पढ़ा होगा, ये होता है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां पे सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड लगता है, चाहे ये प्लस हो कि माइनस हो, आपको इसको प्लस में ही लिखना है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लगता है, मोड लगता है। एक्स आपका डिस्टेंस है जहां पे नापा जा रहा है। ठीक है, और ये जो के है ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन लीजिए। अच्छा, और एक चीज, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे हमें क्या पता चल रहा है? देखिए Q और ये चीज जो कंटेंट है ये आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर मैं इस चीज का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो ये इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो, इसका ग्राफ थोड़ा पैराबोलिक शेप का बनता है, लाइक दिस। इधर के साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर के साइड आपका डिस्टेंस। ठीक है, और इस ग्राफ से आपको क्या समझ आ रहा है? ध्यान से बात को समझिए। अगर आपका x माने डिस्टेंस अगर काफी दूर है, अगर ये काफी दूर है, जहां पे आप नाप रहे हो पॉइंट P जो है काफी दूर है, तो x आपका इनफाइनाइट है, तो जैसे जैसे इनफाइनाइट होता जाएगा E आपका वैसे वैसे जीरो होता जाएगा। जैसे जैसे आप दूर इस पॉइंट को लेके जाओगे E की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लग जाती है, जीरो होने लग जाती है, अप्रोचेस जीरो। देखिए आप यहाँ पे ग्राफ में भी देखिए, जैसे जैसे x दूर जा रहा है E की वैल्यू क्या होती जा रही? कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, जीरो के बराबर होती जा रही है ना। और अगर मान लीजिए अगर आप x का वैल्यू जीरो के बराबर होता है या जीरो के आसपास होता है, उसका मतलब आप इस पॉइंट P को बिल्कुल सोर्स चार्ज के करीब रख रहे हैं, क्योंकि x यहाँ पे है नहीं, मतलब आप बिल्कुल इधर के साइड खिसका रहे हो। तो देखो, आप जितना इधर के साइड खिसका रहे हो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर आप सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको कई सारे बुक्स में, शायद एनसीईआरटी में भी शायद आपको E वर्सेस x का ग्राफ ऐसा दिखेगा। अब ये जो ग्राफ है, ध्यान से बात को समझिए, ये जो ग्राफ है ये गलत नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं है। मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन इनकम्प्लीट है। ठीक है, और इसको कैसे कंप्लीट करना होता है, ये तो वैसे एक सिंगल चार्ज की बात बता रहा हूं। ये जो ग्राफ है एक सिंगल चार्ज का है, या तो प्लस क्यू या तो माइनस क्यू का, लेकिन फिर भी इसमें भी इनकम्प्लीटनेस है। तो इसको कंप्लीट कैसे किया जाए, इसके अंदर और क्या क्या चीज है, उस चीज को पूरा जानने के लिए आज का ये पूरा टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज मैं आपको बता देता हूं बेटा आगे पढ़ने से पहले, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेटा होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है।
तो बेटा अगर कोई चीज वेक्टर क्वांटिटी होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्लास 9 से, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है। और वेक्टर क्वांटिटीज को जब भी हम डील करते हैं, चाहे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, हम पहले क्या करते हैं बेटा, एक रेफरेंस डायरेक्शन लेते हैं, है ना, एक क्या करता है, रेफरेंस डायरेक्शन लेते हैं। अगर आपको पता हो कि क्वांटिटीज दो टाइप का होता है, स्केलर, है ना, और एक वेक्टर। स्केलर की वैल्यूज जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। वेक्टर्स के जो वैल्यूज होते हैं वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये नेगेटिव क्यों होता है, वही मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा एक रेफरेंस डायरेक्शन लेना पड़ता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेफरेंस डायरेक्शन है, वेक्टर है तो ऊपर हमें एरो डालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेफरेंस डायरेक्शन है, मान लीजिए हम ये वाला लेते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाए तो वो मेरे लिए सही कहलाएगा, अगर उल्टी दिशा में जाए तो मेरे लिए गलत कहलाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सही में इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो KQ/x²। अगर आप वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो इधर का डायरेक्शन क्या होता है, प्लस x का डायरेक्शन होता है, तो आप इसको प्लस i कैप रख सकते हो। प्लस क्यों, क्योंकि बेटा जिस दिशा में आपने रेफरेंस डायरेक्शन ले रखा है, ये आपका रेफरेंस डायरेक्शन है। वेक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव किस बेसिस में आता है कि आप मान लीजिए कोई रूल सेट कर देते हैं कि इधर जाना मेरे लिए रेफरेंस डायरेक्शन है, सही है, तो जो भी वेक्टर इधर के साइड जाएगा वो मेरे लिए पॉजिटिव कहलाएगा, जो उल्टी दिशा में जाने लगे वो मेरे नेगेटिव कहलाएगा। यही तो पॉजिटिव नेगेटिव का बेसिक लॉजिक होता है, बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में। मान लीजिए मैंने रूल इधर का सेट कर दिया कि रेफरेंस डायरेक्शन अब इधर नहीं है, इधर है, इधर के साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो भी फील्ड इधर के साइड जाएगा उसको मैं प्लस लूंगा, जो उधर के साइड जाएगा नेगेटिव लूंगा। सिंपल से लॉजिक से मैं रूल सेट करने वाला हूं, तो मैं जो रूल सेट करूंगा उसके अनुसार जो फील्ड ट्रेवल करेगा उसी दिशा में वो प्लस कहलाएगा, उल्टी दिशा में फॉलो अप करे तो नेगेटिव कहलाएगा। आमतौर पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेफरेंस डायरेक्शन होता है वो इधर के साइड को प्लस ही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, कंफ्यूजन कम होता है, क्योंकि कार्टेशियन फील्ड के अकॉर्डिंगली काम करता है, क्योंकि हमें पता है इधर का प्लस होता है, इधर का माइनस, उधर का प्लस, नीचे का माइनस, सिंपल है। तो अननेसेसरली इधर का रेफरेंस डायरेक्शन लेना कभी बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। अब चाहे तो ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं ले सकते, रेफरेंस इधर की साइड नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है, ले सकते हैं, लेकिन अगर इधर की साइड ले तो उसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर बेस्ड है, ये वाला डायरेक्शन प्लस, वो वाला माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो उससे काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम इधर वाले डायरेक्शन को रेफरेंस मान रहे हैं। अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इधर के साइड जा रहा है, इधर के साइड जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, प्लस कहलाएगा, क्योंकि उसका प्लस आई कैप है, इधर के साइड जा रहा है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इधर के साइड जा रहा है, इधर के साइड जा रहा है, रेफरेंस डायरेक्शन के उल्टी दिशा में जा रहा है, तो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड लिखिए, मैग्नीट्यूड ये होता है। अब उल्टी दिशा में जाने का मतलब क्या होता है, आपका यहां पे जो यूनिट वेक्टर लगेगा वो क्या लगेगा, माइनस आई कैप। अब उस माइनस को आप यहां से हटा के यहां पे डाल सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हो रहा है, जो रेफरेंस डायरेक्शन को फॉलो करे तो पॉजिटिव, ना करे तो नेगेटिव। अब ये आपके कुछ रूल्स हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। एक ही रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है इस ग्राफ्स को कंप्लीट करने के लिए, इसके ऊपर और आगे डिटेल में काम करने के लिए। क्या कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रेफरेंस डायरेक्शन को फॉलो करता है तो उसको मैं क्या लूंगा बेटा, उसको हम मैं प्लस लूंगा, देखो ये आंसर प्लस में ही आ रहा है। और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रेफरेंस डायरेक्शन को फॉलो अप ना करे तो उसको क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। दूसरी बात, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रेफरेंस डायरेक्शन को फॉलो करता है और वो प्लस होता है तो उसका जो वैल्यू है या उसका जो ग्राफ है वो हमेशा अबव एक्स एक्सिस होगा। कहां पे होगा बेटा, अबव एक्स एक्सिस। अब उसका सर मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है या तो उसका ग्राफ इधर के साइड होगा या तो इधर के साइड होगा। देखो पैटर्न उसका यही है, ई अगर एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो उसका पैटर्न हमेशा यही रहेगा पैराबोलिक, या तो ऐसा या तो ऐसा या तो ऐसा या तो ऐसा, पैटर्न यही रहेगा। अब अगर मान लो अगर वो ई पॉजिटिव आ रहा है, उसका मतलब उस ई के ग्राफ को मैं एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाऊंगा, या तो इधर के साइड या तो इधर के साइड। अब वो कौन सा साइड होगा वो तो जब क्वेश्चंस करेंगे उस हिसाब से डिसाइड होगा। ठीक है, काम अगर उधर चल रहा है तो उधर का, काम अगर इधर चल रहा है तो इधर का। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव होता है, वो कब होगा, रेफरेंस डायरेक्शन जब उल्टी दिशा में जाएगा, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पहली बात तो आपका ई नेगेटिव आएगा क्योंकि रेफरेंस डायरेक्शन उल्टा है, और आपको ई की जो वैल्यू को ड्रॉ करना है बिलो एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर पॉजिटिव आए तो अबव एक्स एक्सिस रखना है और नेगेटिव आए तो बिलो एक्स एक्सिस रखना है। बिलो एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है बेटा, आपका ग्राफ या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा। अब किधर जाएगा, उधर की इधर, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर काम उधर चल रहा है तो नीचे, इधर चल रहा है तो नीचे। मुद्दे की बात यह है, ठीक है, कि ई अगर आपका पॉजिटिव होता है, माने रेफरेंस को फॉलो करता है, तो ऊपर कहीं पे आएगा, और नेगेटिव होता है तो नीचे कहीं पे आएगा।
लेकिन शेप इसका यही पकड़ेगा क्योंकि ये पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक है, शेप इसका यही पकड़ेगा, ठीक है। ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये आपका रूल्स है, ये आपका पूरा रूल का फंडा है, इसको आप रट लो। अब जब इसको रट लेंगे तो इस ग्राफ को भी मैं आगे और भी डिटेल में करवाऊंगा, कंप्लीट करवाऊंगा। ये ग्राफ क्योंकि ये सिंगल चार्ज के लिए, हम अभी सिंगल चार्ज के लिए बात कर रहे थे ग्राफ, ठीक है। फिर मल्टीपल चार्जेस के लिए भी सेम पोलैरिटी, ऑपोजिट पोलैरिटी, उन सब डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रूल्स को मिटा नहीं रहा, रूल्स को मैं साथ में रख दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे मैं आपको इस ग्राफ को कंप्लीट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम ग्राफ स्टडी करते हैं, ठीक है। पहला ग्राफ हम स्टडी करेंगे कि सिंगल चार्ज के लिए, सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज। अब सिंगल पॉइंट चार्ज तो बेटा आप प्लस का भी ले सकते हो, माइनस का भी ले सकते हो, मैं दोनों का ही करके दिखाऊंगा, सब करके दिखाऊंगा, ठीक है। और सिर्फ करके ही नहीं दिखाऊंगा, आगे के जो सारे मल्टीपल चार्जेस के टॉपिक्स आएंगे वहां पे मैं मैथमेटिकली प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि कौन सी चीज कहां पे होती है, क्यों होती है, लॉजिकली क्यों होती है, सब कुछ बताऊंगा मैथमेटिक्स से। देखिए पहले हम करेंगे फॉर प्लस क्यू चार्ज के लिए करेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या बोला था, देखो इसके लिए करना क्या होता है, आपको पहले एक्स वाई एक्सिस बनाना है, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को रखना है और एक्स एक्सिस पे आपको डिस्टेंस को रखना है, ठीक है। और जहां पे ओरिजिन है बेटा, जहां पे ओरिजिन है वहां पे मैं प्लस क्यू चार्ज को प्लेस करूंगा, ओरिजिन, ठीक है, स्टडी करने के लिए। अब हमें क्या पता है, देखो ध्यान से सुनो, हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्लस अगर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से, चार्ज अगर आपका पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है, ऐसे बाहर की तरफ, चारों तरफ ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। तो मैं पहले इधर स्टडी करूंगा, फिर इस साइड स्टडी करूंगा। अब अगर मैं इधर स्टडी करता हूं तो मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट लीजिए, यहां पे यहां पे यहां पे कहीं भी लीजिए, और वहां पे आपने एक क्यू नॉट रखा होगा, ठीक है, क्योंकि बली का पकड़ा तो रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को नापने के लिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वहां पे किसी को स्केप बोर्ड को रखना पड़ेगा, किसी को तो रखना पड़ेगा, वरना असर किस पे दिखेगा, असर दिखेगा तब तो पता चलेगा ना इंटेंसिटी कितनी है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने किसी क्यू नॉट को रखा होगा, ठीक है। अच्छा अब हमें पता है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर के साइड रहेगा, इस साइड रहेगा, क्योंकि बेटा प्लस है, प्लस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकल रहा है, इधर के साइड ऐसे जाएगा, इधर के साइड ऐसे जाएगा, ऊपर ऐसे जाएगा, ऊपर की बात अभी नहीं कर रहे, हम ऐसे देखेंगे, हॉरिजॉन्टल पे देखेंगे, इधर के साइड ऐसे निकलेगा, इधर के साइड ऐसे निकलेगा। अगर मैं इस जगह पे देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अभी इस क्यू नॉट को हटा देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर के साइड है, ठीक है भाई। अब देखो रेफरेंस डायरेक्शन क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेफ्ट से राइट जाना हमारा रेफरेंस डायरेक्शन है। तो ये रेफरेंस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ बताओ क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। देखो रेफरेंस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, बाएं से दाएं जाना रेफरेंस डायरेक्शन है तो उसी दिशा में है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका पॉजिटिव होगा, ये वाला होगा, प्लस आई कैप वाला होगा। अब हमने क्या बोला था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव होगा तो उसका ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। अब उधर बनेगा कि इधर बनेगा वो डिपेंड करता है, मैंने बोला था अभी। अब देखो हम इधर की बात कर रहे हैं, काम इधर कर रहे हैं और इधर ऊपर बनना है, तो इसका मतलब कैसे बनेगा, इधर बनेगा क्योंकि काम इधर ही चल रहा है, और ऊपर बनेगा क्योंकि पॉजिटिव होने से अबव एक्स एक्सिस होता है, तो हम यहां पे ड्रॉ कर देंगे। समझ आया। अब एनसीईआरटी बुक्स में कभी बार क्या होता है, कुछ कुछ बुक्स में क्या कैसा होता है, उन्होंने ग्राफ को बस यही बना के छोड़ देते हैं, वो पीछे का काम नहीं दिखाते, क्योंकि पीछे भी कुछ काम हो सकता है। अब पीछे का काम कैसे देखेंगे, अब मान लो आप एक्स एक्सिस पे पीछे जा रहे हो, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, किसी भी पॉइंट को ले लो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो सर ऐसा क्यों होगा, उल्टा क्यों होगा, अरे चार्ज यहां पे रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकलेगा नहीं, फैलता है भाई, बाहर की तरफ निकलता है, तो उधर जाएगा तो ऐसे निकलेगा ना, उधर की साइड जाएगा, और कहां जाएगा। अब देखो इसका जो डायरेक्शन है ये इस रेफरेंस डायरेक्शन के उल्टी दिशा में, इसका मतलब इसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। इसका साइन क्या आएगा, इधर दिखाता हूं, इसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, उल्टी दिशा में। अब अगर उल्टी दिशा में तो हमें क्या बनाना पड़ता है, बिलो एक्स एक्सिस बनाना पड़ता है। उस साइड किस साइड, वेरी सिंपल, काम इस साइड चल रहा है तो इसी साइड बनाऊंगा, इसी साइड नीचे, तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, समझ आया। यहां पे ध्यान से देखिए, जैसे जैसे वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, काफी दूर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में काफी दूर जा रहा है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू धीरे धीरे जीरो होती जा रही है, और जब वो जीरो के करीब करीब है तब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी के आसपास है। और यहां पे भी सेम ही लॉजिक है, जैसे जैसे वो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है इसकी वैल्यू, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू धीरे धीरे जीरो होती जा रही है, लेकिन जैसे वो जीरो के करीब करीब है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंफिनिटी होती जा रही है। लेकिन ये इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी नहीं है, नेगेटिव इंफिनिटी है, क्योंकि नीचे का साइड है ना नेगेटिव इंफिनिटी। तो ये आपका हो गया प्लस क्यू का ग्राफ, ये होता है एक्चुअल ग्राफ,
कुछ कुछ बुक्स में सिर्फ ऊपर का दिखाते, पीछे का नहीं दिखाते। दिखाना तो आपको पूरा दिखाना पड़ेगा, उधर का पूरा। ठीक है, ये था आपका सिंगल पॉइंट चार्ज फॉर प्लस क्यू। अगर मान लीजिए हम करते हैं फॉर माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, फॉर अगर माइनस क्यू चार्ज के लिए करेंगे तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए। आपको क्या करना है बेटा, इस जगह पे ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस हो गया, ये डिस्टेंस का एक्सिस हो गया, और अब आपको यहां पे माइनस क्यू चार्ज। अब हमें क्या पता है बेटा, माइनस क्यू चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता है कि अंदर आता है, बताओ बताओ क्या होता है, अंदर की तरफ आता है। माइनस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता है, इनवर्टली ओरिएंटेड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, अंदर की तरफ आएगा। अगर मैं इस जगह पे देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आएगा, इधर देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे जाएगा। अब अगर मैं इधर स्टडी करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेफरेंस डायरेक्शन से उल्टा है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर के साइड मूव कर रहा है तो नेगेटिव होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेफरेंस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है तो मतलब पॉजिटिव होगा। अब अगर ये नेगेटिव है तो इस साइड बताओ बिलो बनेगा कि अबव होगा, नेगेटिव है भाई तो क्या बनेगा, बिलो बनेगा। तो ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, शेप यही पकड़ेगा भाई, हमेशा याद रखो, ऐसे 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 शेप यही चार पॉसिबल है। ठीक है, इनवर्सली एक्स स्क्वायर है ना, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है तो उसका शेप यही पकड़ेगा। जब भी कोई पैरामीटर याद रखो, जब भी कोई क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी इस लॉजिक को फॉलो करता है, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसको कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। उसका शेप हमेशा ये यही बनना है, इसका पैराबोलिक शेप होता है इसका। तो आपका नीचे बन गया। अब इधर का देखो, ये पॉजिटिव है, इस साइड तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस, तो देखो बन गया आपका, ये आपका प्लस क्यू का, वो आपका माइनस क्यू का। तो ये हमने किया अभी सिंगल चार्ज के लिए, प्लस क्यू माइनस क्यू सोर्स चार्ज के लिए। ठीक है, अभी हम करेंगे मल्टीपल चार्जेस के लिए, दो के लिए करेंगे। ठीक है, सेम पोलैरिटी डिफरेंट पोलैरिटी, सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ऐसे बहुत सारे केसेस है। देखो बेटा केसेस तो बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, सारा तो अभी वीडियो में डालना मुश्किल है, कराना मुश्किल है, लेकिन जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस आपके आते हैं, अक्सर आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं, उनको मैं आपको करवा दूंगा। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आगे करवाता हूं। तो चलिए अगला जो हम केस करेंगे वो करेंगे फॉर टू सिमिलर चार्जेस एंड ऑफ सेम पोलैरिटी। इसका मतलब क्या होता है बेटा, सिमिलर चार्ज का मतलब होता है कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड आपका सेम आएगा। अगर मान लीजिए ये 2 कूलम है तो अगला वाला भी 2 कूलम आएगा, 3 कूलम तो अगला वाला भी 3 कूलम। और सेम पोलैरिटी का मतलब प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। पहले हम करेंगे प्लस प्लस के लिए, प्लस चार्ज, फिर अगली बार करेंगे माइनस माइनस चार्ज। ठीक है, अब देखिए इसका जो ग्राफ थोड़ा ऊट पटांग सा दिखता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पे एक चार्ज है, दो चार्ज का ग्राफ बनेगा, दो चार्ज का कार्टेशियन प्लेन बनेगा, एक ऐसा एक ऐसा, दो चार्ज का बनेगा। एक यहां पे इसका प्लस क्यू रखेंगे और इस वाले का भी प्लस क्यू रखेंगे। अब देखो इन दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है उसको हम रखेंगे डी, कुछ भी रख सकते हो। अब अगर मैं इन दोनों चार्ज के इन्फ्लुएंस को कंबाइंड स्टडी करूंगा, करना तो पड़ेगा क्योंकि ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये भी इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो दोनों जो आपके ग्राफ्स उसको भी मर्ज ही कर देते हैं। जब स्टडी एक साथ करना है तो इनके एक्स एक्सिस को भी मर्ज ही कर दो। ये आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में, ये आपका E1 ये आपका E2। अच्छा 1 2 क्यों डाला, एक चार्ज का नंबर आप 1 डाल दो, अगले वाले को 2 डाल दो, या तो उसको 1 कर दो या तो इसको 2 कर दो, किसी ना किसी को तो 1 2 करना पड़ेगा। अब देखो इस ग्राफ को हम 3 जगह पे स्टडी करेंगे, यहां पे यहां पे यहां पे, 3 जगह पे स्टडी करेंगे। बीच में जब स्टडी करेंगे तो पहले बता रहा हूं, एक जगह ऐसा आएगा आपको, देखो आपको पता है ये अगर प्लस क्यू चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, इसका है तो इसका भी ऐसे निकल रहा है, मतलब इन दोनों जगह के यहां से जो चार्ज है आपका प्लस क्यू, उसका भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के साइड जा रहा है, और यहां पे जो प्लस क्यू उसका भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के साइड जा रहा है। अब ये दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिंग है, तो बीच में जरूर कोई एक पॉइंट रहा होगा जहां पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता होगा और एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 आ जाता होगा। ठीक है, ये आएगा ही आएगा, और वो पॉइंट बेटा मिडिल में आएगा। अब आप सवाल पूछोगे सर मिडिल में आएगा, क्या गारंटी है, हाउ वुड आई नो मिडिल में आएगा, थोड़ा खिसक इधर भी आ सकता है उधर भी आ सकता है, नहीं आएगा। क्यों आएगा उसका रीजन आपको मैथमेटिकली करके दिखा दूंगा बाद में, पहले ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, अभी सुन लो मेरी बात कि एक पॉइंट बीच में यहां पे आएगा, जिसके कारण इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर की साइड जाएगा, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर की साइड आएगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा। उसके चलते आपका जो ई नेट है वो आपका 0 हो जाएगा, आपका जो ई नेट है वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इस पॉइंट से थोड़ा इधर के साइड आता है, थोड़ा सा इधर के साइड, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब मुझे इधर इधर देखना पड़ेगा ना इस पॉइंट के,
थोड़ा इधर के साइड आता है। अगर मैं इधर के साइड देखूं, मान लो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर के साइड जा रहा है, इधर के साइड जा रहा है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो भाई ये तो पॉजिटिव हो गया क्योंकि रेफरेंस चार्ज को फॉलो कर रहा है, और ये नेगेटिव हो गया, है ना। अब देखो दोनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट निकालना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको यहां पे डिफिकल्टी कर रही है तो मैं साइड में करके दिखा देता हूं या यहीं पे करके दिखा देता हूं। आपका जो ई नेट आएगा वो क्या आएगा, देखो अब मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि इन दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है और छोटा वैल्यू कौन सा है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, हमें पता है ई जो होता है वो एक्स स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब डिस्टेंस अगर छोटा तो वैल्यू बड़ा, डिस्टेंस बड़ा तो वैल्यू छोटा। अब देखो अगर मैं इस चार्ज के कारण इसका जो डिस्टेंस है अगर उसको नापूं तो ये छोटा है, यहां से यहां तक का जो E1 का डिस्टेंस है वो छोटा है, तो डिस्टेंस अगर छोटा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब E1 आपका जो है, E1 जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है, मोर डोमिनेंट है। और अगर मैं E2 की बात करूं, इस पॉइंट पे E2 किसके कारण है, इस चार्ज के कारण है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है आपका, ज्यादा है। तो अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि हम यहां पे नाप रहे हैं ना, यहां पे कोई पॉइंट है यहां पे नाप रहे हैं, अब इसके कारण यहां पे जो डिस्टेंस ये ज्यादा है, तो ज्यादा है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहां पे हम नाप किसको रहे हैं, E2 को नाप रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो दबदबा किसका रहा, ऊपर वाले का रहा, और नीचे वाले का कम रहा। मतलब ई नेट का वैल्यू किधर के साइड जाएगा, इधर के साइड जाएगा। जो मोर है उसी का इफेक्ट रहेगा ना, ई नेट किधर रहेगा, इधर के साइड रहेगा। अच्छा अब इधर के साइड देखते हैं। इधर मान लो कोई पॉइंट ले लो ई, ठीक है, इधर के साइड इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो हम क्या लेंगे इसको प्लस, और इसके कारण किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये उल्टा हो गया, रेफरेंस चार्ज का तो नेगेटिव ले लेंगे। अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, देखो बड़ा या डोमिनेंट ढूंढने का सबसे सिंपल तरीका बताऊं क्या है, जो चार्ज पहले है, करीब है, उसी का दबदबा ज्यादा चलता है। अब जैसे यहां पे ये पहला वाला चार्ज 1 था तो E1 का इफेक्ट ज्यादा था, अब ये 2 वाले के करीब है, चार्ज नंबर 2 के करीब है, तो E2 का दबदबा ज्यादा चलेगा। खुद चेक करके देखो, हम अगर यहां पे नाप रहे हैं इसके कारण, तो ये डिस्टेंस छोटा है, अगर ये डिस्टेंस छोटा है तो ई मतलब E2 वो आपका क्या आएगा, बड़ा आएगा। और अगर E1 की बात करूं, E1 तो इस चार्ज के कारण है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बहुत बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है तो E क्या हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो चार्ज करीब होगा ना उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका दबदबा ज्यादा होता है। अब ये 2 नंबर चार्ज है, इसका दबदबा E2 का दबदबा ज्यादा होगा। अब E2 का डायरेक्शन किधर के साइड है, इधर के साइड है, तो जिसका दबदबा ज्यादा होता है ये आपका ज्यादा डोमिनेंट है, मोर डोमिनेंट है, और ये वाला लेस डोमिनेंट है। तो जिसका दबदबा चल रहा है नेट डायरेक्शन उसी दिशा में होगा, तो नेट डायरेक्शन आपका ई नेट का किस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा, उसका मतलब आपका ई नेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, इस पॉइंट पे ई नेट नेगेटिव हो रहा है, इस पॉइंट पे ई नेट आपका पॉजिटिव हो रहा है। अब इन तीनों कंडीशंस को एक साथ कैसे दिखाएं, आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा अगर इस साइड ई नेट पॉजिटिव हो रहा है उसका मतलब अबव एक्स एक्सिस रहेगा और शेप ऐसे पकड़ेगा, इस साइड नेगेटिव हो रहा है उसका मतलब बिलो एक्स एक्सिस रहेगा, और बीच में किसी जगह पे ई को 0 भी होना पड़ेगा, मतलब इस एक्सिस को काटेगा। तो आपका तीनों कंडीशन को मिला के ग्राफ आपका ऐसे जाएगा। और याद रखना ये पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट होता है। तो सर मिड पॉइंट होता है, क्या गारंटी, बता दूंगा, बता दूंगा, ठीक है, ये इसका कहानी है। अब अगर मैं इस साइड स्टडी करूं, इस साइड मान लो कोई एक पॉइंट ले लो, अब मान लो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर रहा हूं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके कारण भी इधर ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो दोनों अगर एक ही दिशा में जा रहे तो उसका ई नेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर ई नेट आपका पॉजिटिव तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऊपर की साइड, ऐसे, लाइक दिस। इस साइड स्टडी करते हैं, इस साइड अगर स्टडी करेंगे तो E1 इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, इधर के साइड जा रहा है, तो ये नेगेटिव। उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के साइड ही जा रहा है तो बाहर निकलता है, तो E2 क्या आएगा, नेगेटिव। तो दोनों ही अगर एक ही दिशा में तो ई नेट भी आपका इसी दिशा में आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ई नेट आपका नेगेटिव तो बिलो एक्स एक्सिस, तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। तो आपका ग्राफ का पैटर्न कैसे बना, एक तो ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और ये बिल्कुल मिड पॉइंट है। मतलब अगर ये आपका पूरा D है तो ये आपका D/2 और ये आपका इधर से भी D/2, ठीक है। अब आपको मैं ये बताता हूं कि ये पॉइंट मिडिल में होता है, इसकी क्या गारंटी, ये आप पूछ सकते हैं कि क्यों होता है। अच्छा देखिए, सपोज कीजिए कि ये जो मिडिल पॉइंट है, ये जो दूरी है इसको मैं ले लेता हूं x, और ये जो दूरी है इसको ले लेता हूं मैं D - x, ठीक है। अच्छा अब देखो
यहां पे पॉइंट है जहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। उसका मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पॉइंट P। तो एट पॉइंट P आपका E1 और E2 वेक्टर वाइज एक दूसरे का उल्टा है, क्योंकि ये वेक्टर उधर की साइड है, ये वेक्टर उल्टी दिशा में है, तो वेक्टर वाइज एक दूसरे का उल्टा है। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का उल्टा होता तो हम क्या बोलते हैं, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो क्या है, सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इस जगह पे 2 न्यूटन पर कूलम, इधर भी 2 न्यूटन पर कूलम, तो एक दूसरे को क्या कर देगा, काट देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो मान लो बीच पॉइंट पे यहां पे तुम्हारा 2 न्यूटन पर कूलम और इधर भी 2 न्यूटन पर कूलम, दोनों वैल्यू सेम सेम है, तभी तो कट रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है। अब E1 की वैल्यू को क्या लिखेंगे, इस जगह पे नाप रहे डिस्टेंस क्या है आपका, d/2 है, सॉरी x है आपका, d/2 तो बाद में पता चलेगा, x है। तो आप क्या लिखोगे, KQ x²। और इस जगह से इस जगह पे, मतलब ये आपका चार्ज है, इस जगह पे आपको स्टडी करना है, तो क्या आ जाएगा आपका KQ/d-x²। ये आपका डिस्टेंस है। KQ कट गया, इसको आप कोना-कोनी कर दो, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, इस x को उधर भेज दो, तो x आपका क्या आ गया बेटा, देखो x क्या आ गया, d/2। x अगर आपका d/2 है तो d माइनस x क्या आएगा, d माइनस d/2। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है जो आप x कह रहे हो वो बेसिकली क्या है, d/2, और ये जो d माइनस x कह रहे हो वो भी क्या है, d/2। अगर इधर का डिस्टेंस इधर का डिस्टेंस सेम है तो ये पॉइंट क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम्हारा p क्या आएगा, p तुम्हारा मिड पॉइंट है। तो बच्चे कहते हैं सर हमेशा मिड पॉइंट आता है, नहीं हमेशा नहीं आता, बात को ध्यान से समझो। अगर आपका, ध्यान से बात को समझो, अगर आपका सेम पोलैरिटी होता है, प्लस प्लस या तो माइनस माइनस अगला वाला हम करेंगे, अगर सेम पोलैरिटी होता है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो बीच में ही हमेशा एक पॉइंट मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम पोलैरिटी होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए, तब जाके बीच में एक पॉइंट मिलेगा जिसके कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए -q होता तब भी बीच में एक पॉइंट मिलता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन अगर कहीं बड़ा कहीं पे छोटा तो वहां पे ऐसा सीन नहीं होता, वहां पे क्या होता है बाद में बताऊंगा, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चौथा केस करते हैं, सिमिलर चार्ज सेम पोलैरिटी मगर माइनस माइनस का, ठीक है। अभी तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो चुका होगा। सेम कंडीशन है जो पहला वाला, हम इससे पिछले वाला जो केस किया था बिल्कुल उसी की तरह है, बस वो प्लस प्लस था, यहाँ पे माइनस माइनस है, तो मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए। देखो ये आपका मान लो यहाँ पे -q चार्ज है और यहाँ पे आपका -q चार्ज है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका पहला चार्ज है तो उसका E1, ये दूसरा चार्ज है तो उसका E2, ये आपका x यहाँ पे x, ये माइनस वाला और ये आपका प्लस वाला, ठीक है। अच्छा अगेन अगर दो सिमिलर चार्ज है सेम पोलैरिटी का, तो मतलब बीच में कोई पॉइंट आएगा जहां पे आपका E नेट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पे E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होता है और ऑपोजिट होता है, काट देता है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को P मान लेते हैं और ये मिड पॉइंट ही होगा, अभी मैंने बोला था और प्रूफ करके भी दिखाया था, सेम लॉजिक यहां पे भी प्रूफ करूंगा तो वही आएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। अब मैं इस पॉइंट से थोड़ा इधर के साइड देखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड पे। अब ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है। अब इसके कारण इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर के साइड रहेगा। अब ये ऑपोजिट रेफरेंस डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा, रेफरेंस डायरेक्शन आपका क्या था, ये आपका रेफरेंस डायरेक्शन था, इसको फॉलो अप नहीं कर रहा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और उसके कारण अगर यहां पे देखा जाए E2, अब इसमें भी देखो ये भी नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इसके अंदर घुसेगा, तो E2 का डायरेक्शन क्या आएगा, ये वाला आएगा। और इधर के साइड जा रहा है, इधर के साइड जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, रेफरेंस चार्ज को फॉलो अप कर रहा है। अब देखो E1 और E2 में से दबदबा किसका ज्यादा होगा, मैंने अभी सिंपल सा लॉजिक बोला था, जो चार्ज करीब होता है, सामने होता है, आप किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाप रहे हो, उस पॉइंट के सामने वाला जो चार्ज है उसका ही इफेक्ट या दबदबा ज्यादा होता है। अब इस पॉइंट पे हम नाप रहे हैं, मान लो इस पॉइंट पे हम नाप रहे हैं, अब सामने वाला चार्ज कौन सा है, ये E1 का दबदबा ज्यादा होगा, तो E1 किधर के साइड दिखा रहा है, इधर के साइड, मतलब E नेट जो है वो आपका इधर के साइड होगा, मतलब नेगेटिव, ठीक है। अब इधर देखते हैं, इसके कारण यहां पे देखो, मैं यहां पे किसी पॉइंट पे नाप रहा हूं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, E1 का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, ठीक है। तो इस जगह पे E1 का डायरेक्शन क्या आएगा, ऐसे आएगा, रेफरेंस डायरेक्शन से उल्टा है तो नेगेटिव। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है,
ऐसे जा रहा है, इसके अंदर घुस रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का क्या आएगा, इधर के साइड, मतलब ये पॉजिटिव। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, करीब वाला चार्ज कौन सा है, सेकंड वाला चार्ज है, तो E2 का दबदबा ज्यादा होगा। तो E2 का दबदबा अगर ज्यादा होगा तो E नेट का डायरेक्शन रिजल्टेंट किधर के साइड होगा, उसी दिशा में होगा जो डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है तो उसी दिशा में होगा। अब नेट आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे E नेट आपका नेगेटिव है, बीच में आपका E0 है, तो कैसे बनाए, ये अगर पॉजिटिव है तो अबव एक्स एक्सिस रहेगा, ये नेगेटिव है तो बिलो एक्स एक्सिस रहेगा, और बीच में एक जगह पे 0 है। पिछली बार देखिए, याद करिए, आपका ग्राफ कुछ ऐसा आया था, इस बार बिल्कुल उल्टा आ गया, सिमेट्रिकल है पैटर्न, ठीक है, पिछली बार ऐसा था, अभी इस बार ऐसे आ गया, ठीक है। अब जल्दी से उधर करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इधर के साइड, मतलब नेगेटिव, और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के साइड, मतलब नेगेटिव। दोनों ही अगर इसी दिशा में जा रहा है, मतलब ई नेट किधर के साइड है, इधर के साइड, नेगेटिव। ई नेट अगर आपका नेगेटिव है तो आपका ग्राफ कैसे जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। और इधर देखते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर के साइड जा रहा है, तो मतलब पॉजिटिव। उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के अंदर घुस रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरफ ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, सिंपल सा लॉजिक है। तो दोनों ही अगर एक ही दिशा में है तो नेट भी किधर आएगा, उधर के साइड। ई नेट आपका पॉजिटिव, मतलब ऊपर के साइड। तो देखो पिछले वाला जो डायग्राम बना था उसका बिल्कुल सिमेट्रिकल है, पिछले वाले में ये बीच में से ऐसे बना था और ऐसे बना था और इधर बना था और इधर बना था। अब ये बिल्कुल उल्टा हो गया, इधर से बन रहा है ऐसे और ऐसे बन रहा है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, यहां से ये जो दूरी है ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे है ना, ये मिड पॉइंट पे है। सेम लॉजिक है, आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो, यहाँ पे E1 और यहाँ पे E2, इन दोनों वैल्यू को इक्वलाइज कर दो, पहले जब करके दिखाया था वही सेम टू सेम है। ये अगर आपका dy2 है तो ये भी आपका dy2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका माइनस माइनस के लिए चार्ज करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। चलिए अगला केस करते हैं। अगला केस है फॉर टू सिमिलर चार्जेस ऑपोजिट पोलैरिटीज, मतलब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा, जैसे 5 कूलम, और दोनों का चार्जेस का साइन जो है ऑपोजिट रहेगा, प्लस माइनस या तो माइनस प्लस, ठीक है। पहले हम करते हैं प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस का भी करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका पहले वो बेसिक जो कार्टेशियन पिन का एक्सरसाइज बना लेते हैं। अब देखिए यहां पे आपका मान लीजिए पहले +2 चार्ज रखा, यहां पे -2 चार्ज रखा, ये आपका E1, ये आपका E2, ये आपका एक्स एक्सिस। अब एक चीज देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला था कि जब आपके पास दो चार्जेस होते हैं सेम पोलैरिटी के, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, ठीक है, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा जहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करेगा, है ना। अगर प्लस प्लस है तब भी ऐसा आएगा, माइनस माइनस तब भी ऐसा आएगा, बीच में कोई ना कोई पॉइंट आएगा जहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, ठीक है। ये सेम पोलैरिटी में हमेशा आपको मिलेगा, बीच में कोई एक पॉइंट जहां पे E आपका 0 हो रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके दो चार्जेस ऑपोजिट पोलैरिटी के आते हैं, मार्क माय वर्ड्स, बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पे E आपका 0 आता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए, ऑपोजिट पोलैरिटी के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पे E आपका 0 नहीं आता। क्यों नहीं आता वो भी आपको मैथमेटिकल में करके आपको बाद में बता दूंगा, फिलहाल आप देखिए डायग्राम को। देखिए होगा क्या, बीच के अराउंड कोई एक मान लीजिए पॉइंट P है, इसके अराउंड होगा क्या, इस जगह पे अगर मान लीजिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो कहां जाएगा, प्लस है, प्लस से बाहर की तरफ निकलता है, तो रेफरेंस डायरेक्शन आपका इधर के साइड था, उस दिशा में जा रहा है, और नेगेटिव में अंदर की तरफ घुसता है तो E2 आपका हो जाएगा इधर के साइड, तो वो भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। दोनों अगर इसी दिशा में है तो E नेट आपका इसी दिशा में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा इस पॉइंट से इधर के साइड देखते हैं, अगर मैं इसके कारण देखूं तो E1 इधर के साइड जा रहा है तो पॉजिटिव, ये E2 भी इसी के अंदर घुस रहा है तो वो भी पॉजिटिव, तो E नेट आपका पूरा नेट इधर आ गया पॉजिटिव। अगर इस पॉइंट से इधर के साइड देखूं तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो पॉजिटिव, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुस रहा है इसके अंदर, पॉजिटिव, तो E नेट आपका क्या हो जाएगा बेटा, नेट पॉजिटिव। तो देखो कहीं भी देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे ही जा रहा है। अब इस पॉइंट से इधर के साइड आप देखो, इस पॉइंट से इधर के साइड आपका E नेट क्या है, पॉजिटिव है, और इस पॉइंट से उधर के साइड भी आपका E नेट पॉजिटिव। तो E नेट जब पॉजिटिव होता है तो हम क्या करते हैं, अबव एक्स एक्सिस, तो इधर भी अबव एक्सिस दिखाना है, इधर भी अबव एक्सिस दिखाना है, लेकिन इस चीज का भी ध्यान देना है कि मिड पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। अब इन तीनों कंडीशन को जोड़ के आप कैसे दिखा सकते हो, लाइक दिस, लाइक दिस। देखिए मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हुआ, इस साइड पे अबव एक्स एक्सिस ऐसे जा रहा है, इस साइड पे अबव एक्स एक्सिस इधर जा रहा है, ठीक है, व्हाट द पॉइंट। अब इस साइड देखिए इस साइड अगर देखें,
इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक उसके अंदर घुस रहा है तो इधर जा रहा है। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये करीब है इस चार्ज के, तो इसका दबदबा बड़ा होगा, तो इसका दबदबा बड़ा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस दिशा में रहेगा, मतलब नेगेटिव इस दिशा। अच्छा, अगर ये नेगेटिव है तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा? लाइक दिस। और यहां पे देखें, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो पॉजिटिव, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुस रहा है, ये नेगेटिव है ना, तो अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड घुस रहा है। अब दोनों में से दबदबा किसका ज्यादा रहेगा? ये करीब है तो इसका दबदबा ज्यादा रहेगा। अगर इसका दबदबा ज्यादा रहेगा, इसका दबदबा ज्यादा रहेगा, तो उसका मतलब ई नेट आपका किधर के साइड आएगा? इधर के साइड ही आएगा। ई नेट अगर आपका नेगेटिव, उसका मतलब ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। ठीक है, समझ आया? अच्छा, अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब एक चीज देखिए, यहां पे कुछ चीजें होती है जिसको लेके बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन आता है। पहला चीज कि सर यहां पे मिड पॉइंट पे कोई E0 क्यों नहीं आएगा, ये आप प्रूफ करके बताइए, ये पहला सवाल। अच्छा, दूसरा सवाल कि ये ग्राफ एक मिनिमा का ग्राफ ले रहा है। देखिए इस पॉइंट पे आपका जो E है वो मिनिमम है, और इस पॉइंट पे ये 0 नहीं होगा, मिनिमम होगा। ऐसे ग्राफ मिनिमम पकड़ेगा, उसकी क्या गारंटी है? और यहां पे और एक चीज याद रखिए, अगर ये पूरा d है तो यहां पे आधा डिस्टेंस इसको अगर x मानते हैं और आधा डिस्टेंस अगर मैं d माइनस एक्स मानता हूं, तो आगे जाकर आपको पता चलेगा ये जो x है ये आपका d/2 है, और ये d माइनस एक्स जो है ये भी d/2 है। मतलब ये जो मिनिमम पॉइंट आएगा, इधर से भी d/2 और इधर से भी d/2 पे आएगा। ठीक है, तो ये बीच में ही आएगा मिनिमम पॉइंट, वो प्रूफ करके दिखाना है। ये पॉइंट मिनिमम आएगा, वो भी प्रूफ करके दिखाना है। और बीच वाले पॉइंट पे E आपका 0 नहीं आएगा, वो भी आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एट पॉइंट P पे आपका E0 नहीं आएगा, इसका क्या गारंटी है? देखो P पॉइंट पे दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, तो इसके कारण मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका x है, ये आपका d माइनस एक्स, इस पॉइंट पे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये E1 है, और इसके कारण जो आएगा वो E2 है, वो आपका E नेट हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, E नेट को मान लो 0 पुट कर लो। ठीक है, और E1 की वैल्यू है KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है KQ अपॉन D माइनस एक्स स्क्वायर, और E नेट को आप 0 कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बेटा जब मैं E नेट को 0 करूंगा, उसके अकॉर्डिंगली जो x की वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू मुझे वो पॉइंट बताएगा, वो लोकेशन बताएगा जहां पे E नेट आपका 0 हो रहा है ना। तो अब देखते हैं x की क्या वैल्यू आती है जहां पे E नेट 0 हो सकता है। E नेट 0 नहीं होगा, तो x की भी कोई वैलिड वैल्यू आएगी भी नहीं, तो वही हम देखेंगे यहाँ पे। देखो अब जैसे इन दोनों में से किसी एक को उधर कर दो, KQ कट गया, अब एक्स स्क्वायर और यहां पे माइनस को आप इधर भी रख सकते हो। अब ध्यान से देखिए, जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा ये d माइनस एक्स तो निकल जाएगा, लेकिन जब मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट करूंगा तो बेटा माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। एक्स स्क्वायर तो रूट से निकल जाएगा x, लेकिन रूट के अंदर रह जाएगा माइनस। x को इधर लेके आ जाओ, x को कॉमन निकालो, रूट माइनस 1 प्लस 1 d, x की वैल्यू आ रही है d रूट ओवर माइनस 1 प्लस 1। बेटा अगर आपको याद हो, रूट ओवर माइनस 1 जो होता है इक्वेशन में कहीं भी दिख जाए, मुझे इतना आगे करना भी नहीं था, जब मुझे यही दिख गया था मैं यहीं पे स्टॉप कर सकता था, फिर भी मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए करा रहा हूं। रूट के अंदर जब अगर आपको -1 दिख जाता है तो बेटा ये अनरियल नंबर होता है। दुनिया में ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते, ये इमेजिनरी नंबर होता है, इसको आयोटा कहा जाता है मैथमेटिक्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो ऐसे नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, तो उसके चलते जो पूरा ये मामला आपका बना है, ये भी अपने आप में क्या इमेजिनरी है, इनवैलिड है, नॉन एग्जिस्टेंशियल है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके कारण E नेट क्या हो, 0 हो। किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। समझ आया? आप जैसे पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे P 0 क्यों नहीं होगा, वो मैंने प्रूफ करके बताया, क्योंकि अगर E 0 करके उसका x निकालोगे उसका लोकेशन आएगा ही नहीं, मतलब E नेट 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, E नेट तो आपका 0 नहीं हो सकता, वो पता चल गया। अब वो P पॉइंट पे आपका जो वैल्यू मिनिमम पकड़ रहा है वो भी हम चेक करके देखते हैं। देखो इसके लिए आपको डेरिवेटिव का एक टॉपिक है जिसको कहा जाता है मैक्सिमा मिनिमा, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर मैक्सिमा मिनिमा के बारे में आइडिया नहीं है तो उसके वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, उसको आप पहले देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताता हूं मैक्सिमा मिनिमा चेक कैसे करना होता है। सिंपल लैंग्वेज है, मैं फटाफट आपको बताता हूं। आपके पास एक फंक्शन होता है,
उस फंक्शन का आपको पहले क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना होता है, इसका एल्गोरिथम होता है। फिर उस वैल्यू को आपको 0 की इक्वल करना होता है। करने के बाद आपको x की कुछ वैल्यूज मिलती है जिनको कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। ये वो पॉइंट है जहां पे ग्राफ या तो ऊपर का टर्न मारता है तो नीचे का टर्न मारता है, अप एंड डाउन टर्न मारता है, ड्रिफ्ट मारता है। अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, और उसके अंदर मान लिया आप a के लिए चेक कर रहे हैं, x जहां पे भी दिखेगा वहां पे आप a की वैल्यू को पुट कर दीजिए। अगर आपका वैल्यू 0 से बड़ा आ गया, मतलब पॉजिटिव, मतलब उस पॉइंट पे ग्राफ आपका मिनिमम ले रहा है, नीचे की तरफ ढलान है उसका, मतलब वैल्यू आपका मिनिमम आएगा। और अगर मान लीजिए आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव x इज इक्वल टू a पे अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आपका ग्राफ जो है, यहां पे ग्राफ ऐसे जाता है और यहां पे ग्राफ ऐसे जाता है, यहां पे ढलान नीचे मारता है, यहां पे ढलान ऊपर मारता है। ये मिनिमा का केस होता है, ये मैक्सिमा का केस होता है। और अगर मान लीजिए आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव x इज इक्वल टू a पे ना पॉजिटिव ना नेगेटिव अगर 0 आ जाता है, उसका मतलब है नीदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसे आके ऐसे x इज इक्वल टू a पे ऐसे ढलान रहे, ऐसे ऐसे रहेगा, पूरा समतल रहेगा, समतल भूमि, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ऐसे बिल्कुल प्लेन रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट को, ऐसे केस में इस x इज इक्वल टू a को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, अब इसी चीज को यहां पे अप्लाई करना है फटाफट। देखो, आपका ग्राफ कुछ ऐसा था, ये आपका पॉइंट P था, यहां से मैंने x लिया और यहां पे d माइनस। तो मैं यहां पे दो चीजें प्रूफ करूंगा। पहला तो कि इस P पॉइंट पे ग्राफ आपका मिनिमम ले रहा है, और ये P पॉइंट बिल्कुल मिड में आ रहा है, वो भी प्रूफ करके बताऊंगा। P पॉइंट बिल्कुल मिड में आ रहा है, यहां से d/2, यहां पे d/2, वो भी अपने आप प्रूफ हो जाएगा। देखो, पहले क्या करना है, P पॉइंट पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू है kq अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू है kq अपॉन d माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया ई नेट। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है, हमें पहले क्या करना है, डेरिवेटिव करना है फंक्शन का। ये मेरा मेन फंक्शन है पूरा ई नेट, इसका डेरिवेटिव करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। अब डेरिवेटिव इसमें भी लगेगा, अगर आपको डेरिवेटिव का नॉलेज नहीं तो पहले डेरिवेटिव की नॉलेज को आप गेन कर लीजिए, पहले देख लीजिए वीडियोस। इस पे भी लगेगा ऑपरेटर, इस पे भी लगेगा। ठीक है, तो जब इस पे लगेगा तो के क्यू बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। जब इस पे लगेगा तो के क्यू बाहर आ जाएगा। अभी ये तो सिंपल नॉर्मल फंक्शन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, अगर आपको नहीं पता हो तो जान लीजिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -2 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसका हो गया -2 बाई एक्स क्यूब, और d माइनस एक्स बाई होल स्क्वायर जो है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कंपाउंड फंक्शन, इस पे चेन रूल लगेगा। 1 अपॉन d माइनस एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होता है, अगर आपको डेरिवेटिव नहीं पता तो पहले देख लीजिए, इसका आंसर आएगा -2 अपॉन d माइनस एक्स का होल क्यूब, साथ में -1, क्योंकि आपको आगे जाकर d माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो d का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, तो मिला के -1 -2 मिला के आपका आ जाएगा +2। तो मतलब इसका डेरिवेटिव हो गया 2kq अपॉन d माइनस एक्स का होल क्यूब, ये आपका आ गया ई नेट। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव, तो आपने पहले फंक्शन का डेरिवेटिव किया, उसके बाद क्या करना होता है बेटा, इसको 0 की इक्वल करना होता है, तो पुट करना है ई नेट dx को 0 की इक्वल। तो इस पूरे चीज को अगर आप 0 की इक्वल करोगे तो क्या होगा, देखते हैं। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। इन रूल्स को आप पहले लिख लीजिए, ये रूल्स कई जगह पे काम आएगा। आपका चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन क्लास 12, वहां पे जाके ये टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल फॉर द टाइमिंग इस एल्गोरिथम को नोट डाउन कर लीजिए, आपके काम आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसको उधर लेके जाते हैं। टू के क्यू कट गया, इसको फ्लिप करके ऊपर उठा लीजिए, दोनों साइड क्यूब रूट कर लीजिए, x को उधर भेज दीजिए। तो देखिए ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट इसको कहा जाता है जहां पे ग्राफ टर्न मारता है, या तो अप या तो या तो डाउन या तो अप। वो जो टर्न मारता है ना, जो वैलीज आता है नीचे का ऊपर का, अप्स बिलोज एंड अप्स,
वही बेसिकली उन जहां जहां पे वो हो रहा है उन पॉइंट्स को कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट। तो देखो वो खुद बता रहा है कि आपका जो ये डाउन आएगा, मिनिमम आएगा, वो कहां पे आएगा, x कहां पे आएगा, d/2 पे आएगा। और अगर ये d/2 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी d/2 आएगा, क्योंकि d माइनस d/2 आपका d/2 ही हो जाता है। तो एक चीज तो समझ आएगा कि मिनिमम जो आएगा वो कहां पे आएगा, मिड पॉइंट है। अब वो मिनिमम ही आएगा, हाउ वुड आई नो इट, उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके आपको क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू को उसके अंदर डालना पड़ेगा, ये आपका मेन लॉजिक होता है। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया था, इतना आया था, इसका फिर से आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहां पे आप -2kq को बाहर निकाल लीजिए, डेरिवेटिव करना है 1/x³ का, और यहां पे भी आप 2kq को बाहर निकाल लीजिए, डेरिवेटिव करना है 1/d - x³ का। अगर आपको पता हो 1/x³ का डेरिवेटिव, अगर नहीं पता तो सुन लो, इसका डेरिवेटिव होता है -3/x4। अगर डेरिवेटिव करना आएगा तो आप समझ जाओगे कैसे करते हैं, अगर नहीं करना आता है तो फिलहाल अभी देख लो। -3/x4, यहां पे -2kq, ठीक है, यहां पे -2kq आपका रह गया, और इधर आपका d - x का जो होल क्यूब है इसका डेरिवेटिव आएगा -3/d - x4, और साथ में -1, और साथ में 2kq तो है। अब माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 2 3 मिला के 6 हो गया kq/x4, ये भी 6kq/d - x4। अब आपको क्या करना है बेटा, x की वैल्यू को यहां पे पुट करना है एट x = d/2। अगर यहां पे d/2 पुट करोगे तो d/2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 6kq, d के पावर में 4 और 2 का पावर 4 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 16। तो वो 16 फ्लिप होके ऊपर चला जाएगा। यहां पे x डालोगे तो क्या हो जाएगा, d/2 ही हो जाएगा, जैसे यहां पे d/2 होता यहां पे d/2 हो जाएगा, d - d/2 होता है, तो फिर सेम टू सेम यही आ जाएगा। आप डाल के देख लो, d/4/16 ऊपर चला जाएगा। ये ट्वाइस कर दो, ट्वाइस ऑफ, दोनों सेम है ना, तो लाइक टर्म्स हो गया। अब देखो इसको मुझे फर्दर सॉल्व नहीं करना है, मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे साइन से मतलब है। अगर आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उस क्रिटिकल पॉइंट को डालने के बाद अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, देखो ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव ही तो है, ये सारे नंबर पॉजिटिव है, ऊपर यहाँ पे डी के पावर में इवन नंबर है तो ये भी पॉजिटिव है, तो पूरा माजरा अगर आपका पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब क्या है, एट x = d/2। चाहे इधर से देखो कि उधर से देखो, d/2 तो आपका एक ही आ रहा है, इधर से भी देखो किधर से भी देखो, आ तो d/2 ही रहा है। तो d/2 पे आपका जो फंक्शन है, फंक्शन मतलब ई नेट जो है, ई नेट जो है वो आपका क्या आएगा, मिनिमम आएगा। मतलब ग्राफ ऐसे पकड़ेगा, यही रूल था आपका, अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम आएगा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम आएगा। और यहां पे इस पॉइंट पे ई नेट आपका 0 तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, क्योंकि अगर आप E0 डाल के x का लोकेशन निकालते हो वो एक इनवैलिड कंडीशन क्रिएट करता है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, इमेजिनरी नंबर वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो मतलब ये आपका 0 नहीं हो सकता। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, ये आपका प्रूफ है, क्योंकि सिर्फ ग्राफ जानना जरूरी है, उसकी प्रूविंग भी आपको जानना चाहिए, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट का जो कोर है वो क्लियर नहीं होगा। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, फटाफट से अगला केस जो हम करेंगे वो भी आपका सिमिलर चार्जेस का ही होगा, ऑपोजिट पोलैरिटीज का ही होगा, एंड इस बार मैं इस साइड नेगेटिव लूंगा, इस साइड प्लस लूंगा। पिछली बार मैंने प्लस माइनस लिया था, इस बार माइनस प्लस लूंगा। पैटर्न बिल्कुल सेम है, इसकी मैं प्रूविंग करके आपको नहीं दिखाऊंगा जैसे इस वाले का करवाया था, क्योंकि इसका प्रूविंग बिल्कुल इसकी तरह ही होगा, पूरा सेम टू सेम है, बस इसका पैटर्न थोड़ा उल्टा आएगा, बस और कुछ नहीं, डायग्रामेटिकली। देखिए पहले दो लाइन बना लेते हैं, ये x, ये आपका E1, ये आपका E2, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप -2 रख रहे हैं, यहां पे +2 रख रहे हैं, रेफरेंस डायरेक्शन आपका इस साइड है, ये नेगेटिव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड घुसेगा, ये पॉजिटिव, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, ठीक है। बीच में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं इस जगह पे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर की साइड जा रहा है, मतलब नेगेटिव। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, इधर के साइड नेगेटिव। तो ई नेट आपका क्या हो गया, इधर के साइड आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब यहां पे इस जगह पे ग्राफ नीचे के साइड होगा, ठीक है। पॉइंट पी, इससे इधर के साइड देख लेते हैं, E1 ले लेते हैं और E2,
इसके कारण क्या आएगा, ग्राफ इधर के साइड जाएगा नेगेटिव, इसके कारण भी इधर से निकल रहा है E2 इधर के साइड जाएगा, दोनों ही अगर इधर के साइड है तो E नेट आपका इधर के साइड हो गया। इस पॉइंट से इधर के साइड देखते हैं, इसके कारण इधर के साइड जाएगा नेगेटिव, इसके कारण भी बाहर निकल रहा है इधर के साइड जाएगा, तो आपका E नेट हो गया इधर के साइड नेगेटिव। मतलब इस साइड भी नेगेटिव, उस साइड भी नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, ग्राफ जो है वो आपका नीचे बनेगा, कर्व आपका नीचे बनेगा, और बीच में किसी पॉइंट पे जीरो भी नहीं होगा। इस पॉइंट पे आपका E जो है वो जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिल्कुल सेम लॉजिक है जो इससे पहले हमने ऊपर वाले अभी जो करवा के दिखाया था प्लस वाले, इसका सेम लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला ऑपोजिट पोलैरिटी का अगर चार्जेस होता है तो दोनों का डायरेक्शन अगर एक ही दिशा में है तो बेटा वो तो ऐड अप होगा, कैंसिल आउट तो कभी करेगा नहीं। तो पूरे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बीच में आपको कहीं पे भी ऐसा पॉइंट नहीं दिखेगा जहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। सारे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे ही है, और पिछले वाले में ऐसे था, तो पिछले वाले में ऐसे था तो ऊपर का कर्व बना था, इस बार ऐसे है तो कर्व नीचे का बनेगा, कर्व नीचे का बनेगा। देखो इस पॉइंट से इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव का ग्राफ क्या इधर के साइड कैसे बनेगा, ऐसे, और इधर के साइड ऐसे, और बीच में जीरो तो नहीं होगा तो इसको जीरो को टच नहीं करेगा, ऐसे आएगा। बिल्कुल पहले वाला ही कैसे, पिछली बार ऐसे आया था, इस बार ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब इधर के साइड स्टडी करते हैं। इधर के साइड देखे, इसके कारण E1 किधर जा रहा है, इसके अंदर घुस रहा है तो पॉजिटिव, और उसमें से ऐसे निकल रहा है तो नेगेटिव। अब इन दोनों में से दबदबा किसका ज्यादा है, ये वाला करीब है तो E1 आपका ज्यादा पावरफुल है। अगर E1 आपका ज्यादा पावरफुल है तो E नेट उसी को फॉलो करेगा, मतलब इस साइड पॉजिटिव, पॉजिटिव माने ऐसे। इस साइड देखते हैं, इसके कारण E1 इधर के साइड आ रहा है नेगेटिव, और इसके कारण इधर के साइड जा रहा है पॉजिटिव। इन दोनों में से ये करीब है, 2 वाला चार्ज करीब है तो इसका दबदबा ज्यादा रहेगा, इसका दबदबा ज्यादा रहेगा तो ये इधर के साइड जाएगा, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव। कैसे, देखिए पिछले वाले ग्राफ के बिल्कुल उल्टा है। पिछले वाले ग्राफ आपका ऐसा बना था, जब आपने इधर प्लस इधर माइनस रखा था, ऐसे था, ऐसे ऐसे, और ये बिल्कुल सिमेट्रिकली उल्टा हो गया। सेम लॉजिक है, ये पॉइंट बिल्कुल बीच में होएगा और ये मिनिमम होगा। प्रूविंग कैसे होगी, जो पिछली बार हमने प्रूविंग किया था बिल्कुल सेम टू सेम प्रूविंग है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रूविंग है। अगर आपको करना है आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ दोनों एक ही है सिमेट्रिकली, ये वाला हिस्सा पहले ऐसे था, ये वाला हिस्सा ऐसे। इसमें कंफ्यूजन है, बच्चों को लगता है सर ये जो आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये जो ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है तो कि ये मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, ये मिनिमम कैसे हो सकता है। अरे भाई बात को समझो, मैक्सिमम मिनिमम का लॉजिक क्या होता है। अगर ग्राफ ऐसे होता है तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं मिनिमम, और ऐसे होता है तो इस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम। लेकिन ये दोनों ही पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, तब वो ये मिनिमम कहलाती है, मैक्सिमम कहलाता है। लेकिन अगर एक्स एक्सिस के नीचे है ऐसे और एक्स एक्सिस के ऐसे है तो बेटा ये अभी भी मिनिमम ही है और ये अभी यहां से मैक्सिमम ही है। ध्यान से समझो, एक्स एक्सिस ऊपर होता है तो ढलान का मतलब ये मिनिमम होता है, ऐसे का मतलब मैक्सिमम होता है। लेकिन जब एक्स एक्सिस के नीचे हो तो ऐसे हो, तो आप खुद देखो ना, यहां से डिस्टेंस कम है, यहां से डिस्टेंस ज्यादा है, ये आपका मिनिमम है, ये आपका मैक्सिमम है। तो उस चीज को लेके कंफ्यूज मत हो कि सर शेप तो ये वाला पकड़ रहा था तो मैक्सिमम होना चाहिए था, नहीं, ये भी तो देखो ये एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये मिनिमम ही है, मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अगला केस करते हैं, फॉर डिफरेंट चार्जेस सिमिलर पोलैरिटीज। इसका मतलब क्या है, चार्ज की वैल्यूज आपकी डिफरेंट होगी, जैसे 4 कूलम या 5 कूलम, यहाँ पे 2 कूलम, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और साइन आपका सेम रहेगा, प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, हम प्लस प्लस का करते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे मान लीजिए आपका 4Q चार्ज है, यहां पे प्लस Q चार्ज है, प्लस 4Q प्लस Q, मतलब यहां पे जो है उसका 4 गुना है। ये आपका E1, ये पहला चार्ज, ये मान लीजिए दूसरा चार्ज, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा हमने अभी पहले क्या बोला था बेटा, कि जब सेम साइन का चार्ज होता है, प्लस या माइनस माइनस, बीच में कहीं ना कोई पॉइंट आता है जहां पे E क्या होता है, अपोज होकर 0 हो जाता है। लेकिन अगर ऑपोजिट साइन का होता है, प्लस माइनस या माइनस प्लस, बीच में ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जहां पे E आपका 0 होगा। अब जैसे यहाँ पे प्लस है, सेम पोलैरिटी का है, तो सेम पोलैरिटी का मतलब बीच में जरूर कोई ना कोई पॉइंट आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, क्योंकि इसमें से ऐसे निकल रहा है, इसमें से ऐसे निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट आएगा जहां पे अपोज करेगा। अब पहले क्या होता था, जब हम प्लस क्यू का करते थे, वो पॉइंट बिल्कुल मिड में आता था। इस बार मिड में नहीं आएगा, इस बार क्या होता है, जो वाला चार्ज बड़ा होता है उधर से थोड़ा दूर आता है। सर कैसे, आपको कैसे पता, अरे करके दिखाऊंगा ना, मैथमेटिकल करके दिखाऊंगा, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं, अभी फिलहाल बोल रहा हूं ग्राफ बनाने के लिए, अभी सुन लो, मान लो अगर मान लो इधर 4Q हो तो इधर की साइड खिसक के आता है मिड पॉइंट से, ठीक है। अब यहां पे जाके आपका E क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये मान लो P पॉइंट है,
इस जगह पे क्या आएगा, इसके कारण आपका जो E1 है जो कि पॉजिटिव है, इसके कारण जो आपका E2 है जो इधर के साइड जा रहा है नेगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा और एक दूसरे को काट देगा। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा 6 न्यूटन पर कूलम, ये 6 न्यूटन पर कूलम, दोनों को काट देगा। अब इस पॉइंट पर इधर के साइड आते हैं, इसके कारण इधर के साइड जा रहा है तो पॉजिटिव, हो इसके कारण इधर के साइड जा रहा है तो नेगेटिव। अब दोनों में से दबदबा किसका ज्यादा होगा, ये वाला करीब है तो इसका दबदबा ज्यादा होगा, तो E1 आपका इधर के साइड जाएगा, सॉरी E1 कह रहा हूं, E नेट आपका इस साइड जाएगा। अब इस पॉइंट से इधर के साइड देखता है, इसके कारण उधर जा रहा है पॉजिटिव, इसके कारण इधर आ रहा है तो आपका E2 नेगेटिव। दोनों में से दबदबा किसका ज्यादा रहेगा, ये करीब है तो इसका दबदबा ज्यादा रहेगा, तो ये आपका E नेट इस साइड हो जाएगा नेगेटिव। मतलब बीच में कहीं पे जीरो आएगा, ये पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब ग्राफ आपका ऊपर के साइड रहेगा और ये जीरो को टच करेगा क्योंकि ये आपका जीरो होगा, जीरो को टच करेगा, और इधर से नीचे होगा क्योंकि नेगेटिव है, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। मतलब ग्राफ आपका कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। मान लीजिए ये आपका पी पॉइंट है, ग्राफ आपका ऐसे जाएगा। इस जगह पे देखते हैं, इसके कारण E1 इधर के साइड जा रहा है नेगेटिव, उसके कारण भी ऐसे निकल रहा है ना, तो E2 भी इधर के साइड ही जा रहा है, तो दोनों ही अगर नेगेटिव है तो E नेट आपका क्या हो जाएगा, इधर के साइड मतलब नेगेटिव। E नेट अगर नेगेटिव तो ग्राफ कैसा आएगा, नीचे आएगा। अगर इधर देखा जाए, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो पॉजिटिव, इसके कारण भी इधर जा रहा है तो पॉजिटिव, दोनों मिला के अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो E नेट भी आपका क्या आ गया, पॉजिटिव। अगर E नेट पॉजिटिव है तो ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। याद करके देखिए, जब प्लस क्यू का ग्राफ था उसका भी बिल्कुल ऐसा ही बना था, बस उसका ग्राफ ये बिल्कुल सेंटर में से पास कर रहा था और ये थोड़ा खिसक की तरह से पास कर रहा है। और यही मान लीजिए ग्राफ अगर मान लीजिए यहाँ पे 4Q हो तो ये तुम्हारा Q होता, अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा 4Q होता और यहाँ पे Q होता तो यही ग्राफ थोड़ा इधर से खिसक के आता, ये E जो होता वो इस पॉइंट पे यहाँ पे होता, मतलब यहाँ से थोड़ा दूर और छोटे वाले से थोड़ा करीब। ये इसका बेसिक लॉजिक होता है और बाकी तुम्हारा ऐसा ही रहता, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर ये पॉइंट मिड में क्यों नहीं है, इसका क्या गारंटी है। चलो वो भी करके दिखाए। तो मान लो ये पूरा डिस्टेंस तुम्हारा D है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तुम x ले लो और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस उसको d - x ले लो। लॉजिकली आपका x बड़ा आना चाहिए, d - x छोटा आना चाहिए। चेक करके देखते हैं। एट पॉइंट P आपका E1 E2 का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो E1 और E2 को आप मैग्नीट्यूड वाइज सेम लिख सकते हो। अब E1 का वैल्यू क्या आएगा, KQ, यहां से डिस्टेंस कितना है, अच्छा, और चार्ज जो है वो आपका Q नहीं है, 4Q है। यहाँ पे चार्ज आपका 4Q है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका x है, तो x स्क्वायर, और यहाँ पे चार्ज आपका Q है। पिछली बार तो सेम चार्ज ले रहे थे ना, इस बार तो मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो 4Q डालना है। इधर यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस है d - x स्क्वायर। KQ कट गया, बचा 4/x स्क्वायर और 1/d - x स्क्वायर। स्क्वायर रूट कर दो तो ये d/x हो जाएगा, सॉरी 2/x हो जाएगा और ये 1/d - x हो जाएगा। कोनाकुनी करो, ये 2d - 2x, यहाँ पे x, 2d 2x को उधर भेज दो, 3x, x हो गया 2d/3, x की वैल्यू आ रही है 2d/3, तो फिर d - x की वैल्यू कितनी आएगी, d - 2d/3, 3 को उधर भेज दो, 3d - 2d d/3। अब बताओ 2d/3 बड़ा है कि d/3 बड़ा है, ऑब्वियसली बात है 2d/3 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, x तुम्हारा d - x से बड़ा हुआ, मतलब ये x तुम्हारा d - x से बड़ा हुआ, इक्वल थोड़ी हुआ। ये वैल्यू क्या हो गया, ये इससे बड़ा हो गया। अगर ये वैल्यू बड़ा है तो ये पॉइंट मतलब इधर के साथ थोड़ा खिसका रहेगा। और अगर मान लो यहां पे मैंने 4Q लिया होता, यहां पे मैंने Q लिया होता, फिर आपका x छोटा हो जाता, d - x बड़ा हो जाता। समझ बात को, क्योंकि यहां से ऐसे आता, मैं यहां पे x लेता तो x छोटा हो जाता, d - x आपका बड़ा हो जाता। समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, अगला केस हम माइनस के लिए करते हैं। डिफरेंट चार्ज, आपका सेम पोलैरिटी लेकिन माइनस, पिछले बार प्लस का किया था। फटाफट करते हैं। यहां पे मान लीजिए आपका -4Q चार्ज है, यहां पे -Q चार्ज है। यहां पे भी सेम लॉजिक है। अभी मैंने क्या बोला था कि जब सेम पोलैरिटी के होते हैं तो बीच में कोई ना कोई तो पॉइंट आएगा जहां ये आपका क्या आएगा, 0 आएगा। और यहां पे भी सेम लॉजिक है, प्लस की तरह, जो वाला साइड बड़ा होता है उससे थोड़ा दूर के साइड आता है, मिड में नहीं आएगा, इससे थोड़ा दूर के साइड यहां पे कहीं पे आएगा, जहां पे आपका E थोड़ा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर उधर 4Q होता तो इधर से खिसक जाता। अब ग्राफ का पैटर्न कैसा बनेगा, देखो नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड घुस रहा है, इस पे भी घुस रहा है, ये 1 है, ये 2 है। यहां पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा तुम्हारा, इधर के साइड आएगा। अच्छा हाँ,
इस साइड पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके कारण इधर आएगा तो नेगेटिव, और उसके कारण उधर जा रहा है तो E2 आपका पॉजिटिव। चलो ये तो बीच का हो गया, ये P पॉइंट है, और यहाँ पे E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम टू सेम होगा, काटाकुटी करके आपका 0 आ जाएगा। इस पॉइंट पर इधर के साइड देखते हैं, इसके कारण E1 इधर के साइड जा रहा है तो नेगेटिव, उसके कारण E2 उधर के साइड जा रहा है तो पॉजिटिव। दोनों में से दबदबा किसका ज्यादा होगा? ये करीब है, 1 वाला करीब है तो इसका दबदबा ज्यादा होगा, मतलब E नेट इस साइड होगा नेगेटिव। अब इस पॉइंट पर इधर के साइड देखते हैं, E1 इसके कारण इधर जा रहा है नेगेटिव है, इसमें घुस रहा है, और यहां पे इसमें घुस रहा है E2 तो इसका पॉजिटिव होगा। इन दोनों में से दबदबा किसका ज्यादा होगा? ये करीब है तो ये ज्यादा डोमिनेंट है तो इसका चलेगा, तो E नेट आपका इधर के साइड आएगा। अब बीच में पॉइंट 0 है, यहां पे नेगेटिव वहां पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव का मतलब ग्राफ आपका नीचे के साइड जाएगा, और पॉजिटिव का मतलब ग्राफ ऊपर, मतलब ऐसे जाएगा ग्राफ आपका। ठीक है, पिछली बार ऐसे आया था, इस बार ग्राफ ऐसे आया। इस जगह पे देखते हैं, इसके कारण E1 किधर जा रहा है? इधर के साइड, मतलब पॉजिटिव। उसके कारण किधर जा रहा है? E2 उसमें भी अंदर ही घुस रहा है तो पॉजिटिव। दोनों ही अगर पॉजिटिव तो E नेट आपका पॉजिटिव, E नेट पॉजिटिव तो ग्राफ आपका ऐसे आ जाएगा। इस जगह पे देखते हैं, E1 इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें घुस रहा है नेगेटिव, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें घुस रहा है नेगेटिव। दोनों ही अगर आपका नेगेटिव है तो E नेट भी इसकी दिशा में घुस रहा है तो नेगेटिव। E नेट अगर नेगेटिव है तो नीचे बन जाएगा। ठीक है, और यहां पे भी आप चाहे तो प्रूफ करके देख सकते हैं, इस वैल्यू को आप x ले लो, इस वैल्यू को d माइनस एक्स ले लो, जैसे पिछले वाले केस में सॉल्व करके दिखाया था, यहां पे भी आप सॉल्व करके देख लो, आपको पता चल जाएगा x की वैल्यू d माइनस एक्स से बड़ा है, मतलब जो वाला वैल्यू यहाँ पे चार्ज में बड़ा है उससे थोड़ा दूर के साइड में होगा। अगर यहाँ पे 4q होता -4q तो ये लाइन थोड़ा, अगर मान ली यहाँ पे -4q होता तो लाइन खिसक के थोड़ा ऐसे आता, इस साइड आ जाता, और बाकी तुम्हारा ये सब सेम ही रहता। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो ये आपका आज के लेक्चर का आखिरी केस है। ठीक है, बहुत सारे केसेस हो गए, आप भी सोच रहे हैं सर कब तक पढ़ाएंगे? नहीं, ये आखिरी केस है, और बेटा करवाना इस वजह से पड़ रहा है क्योंकि सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आखिरी केस करते हैं। अब आपके पास डिफरेंट चार्ज है, मतलब एज यूजुअल +2q q, मतलब डिफरेंट मैग्नीट्यूड का है, और साइन इस बार सेम नहीं है, पिछली बार सेम साइन का था, प्लस प्लस माइनस में, इस बार ऑपोजिट साइन का, अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस, ये माइनस तो वो प्लस। ठीक है, तो मान लो आप, ये थोड़ा डिफिकल्ट है और ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा उटपटांग सा है। अब तक तो आपको सारे ग्राफ समझ आ रहे होंगे, ये थोड़ा अजीब किस्म का है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, मैथमेटिकली मैं ये भी प्रूफ करके बता दूंगा कहां पे क्या क्यों होता है। ठीक है, अब देखो करना क्या भाई, यहां पे +2q चार्ज लेना है, तो ये प्लस साइन में आ गया, और यहां पे -q चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है और साइन भी अलग है। अब इसका ग्राफ कैसा आएगा? देखो एक चीज मैंने अभी आपको क्या बोला था, जब दोनों साइड पोलैरिटी सेम होता है तो बीच में कोई ना कोई पॉइंट आएगा जहां पे E0 हो सकता है, लेकिन जब साइन ऑपोजिट होता है तो बीच में कभी ऐसा साइन पॉइंट आ ही नहीं सकता जहां पे E आपका 0 हो सकता है, तो नहीं आएगा। E यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा दोनों के बीच में जहां पे आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, वही मिनिमम वाला केस बनेगा जो हमने पहले किया था ना, इधर प्लस उधर जब माइनस था तो आपका मिनिमम का केस ऐसे आया था, और जब इधर माइनस इधर प्लस था तो मिनिमम का केस आपका ऐसे आया था। तो इधर प्लस है इधर माइनस है तो मिनिमम का केस आपका ऐसे आएगा। लेकिन पिछली बार जब हमने किया था दोनों का मैग्नीट्यूड सेम सेम था, +q -q, तो मिनिमम आया तो था लेकिन मिड पॉइंट पे आया था। इस बार मिड पॉइंट पे नहीं आएगा, कहां पे आएगा? थोड़ा उधर खिसक जाएगा। क्यों? वही सेम लॉजिक। ये लॉजिक हमेशा याद रखो, जब दो डिफरेंट मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है ना, चाहे प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस कुछ भी हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो वाला वैल्यू बड़ा होता है उससे थोड़ा दूर के साथ खिसक जाता है। लेकिन अगर दोनों का वैल्यू सेम आता है तो मिड में कहीं ना कहीं आता है, या इसका वैल्यू बड़ा तो थोड़ा उधर के साइड खिसक जाएगा, और 0 तो नहीं होगा, मिनिमम होगा। तो ग्राफ कैसा जाएगा? जैसे मान लो इधर के साइड थोड़ा खिसक गया, थोड़ा ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे आएगा। अच्छा, अब इस पॉइंट से आप चेक करके दो क्यों आ रहा है, ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा है वो भी मैं करके दिखाता हूं। इस जगह पे तो चलो E1, इसके कारण ये मान लो आपका E1 है, ये आपका E2 है, इसके कारण बाहर की तरफ जा रहा है, इसके कारण भी अंदर की तरफ, उसके अंदर की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव। दोनों का इसी दिशा में आ जाएगा E नेट, तो आप खुद देखो E कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि थ्रू आउट दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट सारे E नेट आपका इसी दिशा में है, तो E तो कभी 0 ही हो सकता है, 0 होने के लिए ऑपोजिट होना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे आपका 0 हो रहा है, इस मतलब मिनिमम हो रहा है, इस जगह पे आपका E आपका मिनिमम हो रहा है। इस पॉइंट से इस साइड देख लेते हैं, इस साइड, इसके कारण इधर जाएगा
पॉजिटिव, उसके कारण भी उधर जाएगा पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव हो रहा है, तो दोनों नेट अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ तो ऊपर के साइड ही रहेगा। और अगर इधर के साइड थोड़ा देखूं इस जगह पे, मतलब इस पॉइंट पर इधर के साइड, E1 इसके कारण इधर जा रहा है पॉजिटिव, इसके कारण भी अंदर घुस रहा है पॉजिटिव, तो ई नेट आपका क्या हो गया पॉजिटिव। ई नेट अगर आपका पॉजिटिव है तो ये भी क्या आएगा ऊपर ही आएगा, जब पॉजिटिव होता है तो हम क्या करते हैं ऊपर ही करते हैं, सेम लॉजिक है। अब इधर देखते हैं, इधर अगर हम देखेंगे, अगर इसके कारण देखा जाए तो बाहर की तरफ निकल रहा है प्लस है ना, तो इसे बाहर निकाल रहा होगा, इधर के साइड निकल रहा होगा प्लस, और वो क्या है नेगेटिव है तो अंदर के साइड जा रहा होगा, इधर के साइड तो नेगेटिव। दोनों में से दबदबा किसका ज्यादा है, ये करीब है तो इसका दबदबा ज्यादा रहेगा, इसके कारण तुम्हारा ई जो तुम्हारा नेट है वो तुम्हारा इधर के साइड रहेगा, ठीक है। अच्छा अगर इधर के साइड है, सॉरी अगर इधर के साइड है तो ये आपका नेगेटिव था और E2 आपको उधर साइड जा रहा था पॉजिटिव था, तो आपका ई नेट आ जाएगा नेगेटिव। ई नेट अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ओके। अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, कुछ ऐसा सच कुछ नया लिख भी नहीं रहा और डिफिकल्ट लग भी नहीं रहा। अब आएगी डिफिकल्टी, अब आएगी डिफिकल्टी। इस साइड क्या होगा, ध्यान से बात को समझो, इस साइड क्या होगा। मान लो कोई पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है, इसके कारण इधर के साइड खिसकेगा तो भाई पॉजिटिव, और इसके कारण इस इधर के साइड आएगा तो नेगेटिव। अब दोनों में से दबदबा किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसी की चलेगी नेगेटिव, तो ग्राफ आपका नीचे आएगा। देखो बेटा ग्राफ तो नीचे आएगा आएगा, लेकिन साथ ही साथ ग्राफ यहां पे एक जगह पे जीरो एक्सिस को भी, मतलब ई की जो वैल्यू है वो जीरो वैल्यू पे कट भी करेगा, मतलब ई की वैल्यू जीरो भी आएगा, मतलब इस एक्स एक्सिस को कट भी करेगा। कट करने के बाद ये ग्राफ थोड़ा पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऐसे चला जाता है। बोलेगा सर यहां पे तो ऐसा नहीं हुआ था, फिर यहां पे ऐसा क्यों हुआ। बेटा यहां पे होने के दो का, देखो मैं मैथमेटिकली तो आपको बताऊंगा, लॉजिकली आपको बता दो इसका बेसिक कारण क्या है। देखो इस पॉइंट पे आपका E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा, मतलब नेट E आपका जीरो आ जाएगा। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि भले ही बेटा ये चार्ज इस यहां से दूर है, इस पॉइंट से दूर है, लेकिन देखो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा, और ये भले ही इसके करीब है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है कम है। तो इवन इफ दिस चार्ज इज फार अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से ये चार्ज भले ही दूर है लेकिन इसका दबदबा बहुत ज्यादा है, दूर है लेकिन दूर होते हुए भी इसका दबदबा ज्यादा है, उसका डोमिनेंस ज्यादा है, और ये करीब होते हुए भी इसका दबदबा या डोमिनेंस थोड़ा कम है। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। उसके कारण क्या होता है, इसका दबदबा इतना ज्यादा है कि ये ग्राफ इधर के साइड आ ही नहीं पाता, पूरा खिसक के इसको काट के आगे निकल जाता है। अब अगर आप पूछते हो सर फिर यहां पे क्यों नहीं हो रहा, यहां पे नहीं होगा, वो मैं आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो ग्राफ तो आपका ऐसा बनेगा, और ये एग्जैक्टली ऐसा क्यों बनेगा वो मैथमेटिकली जब तक आपको प्रूफ ना करके दिखाऊं आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि इवन इफ आई टेल यू लॉजिकली कि ये आपका बड़ा है, ये आपका छोटा है, तो इसका दबदबा ज्यादा रहेगा, आपको लॉजिक समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसी वजह से बेहतर है कि मैं मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाऊं, आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए कि यहां पे एक पॉइंट है Q, ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है मान लीजिए Y, ठीक है, और ये जो पॉइंट इसको मान लीजिए R, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है X, और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये है आपका D। पहले मैं Q पॉइंट पे चेक करके देखता हूं मेरा E जीरो आ सकता है कि नहीं आ सकता। अच्छा देखो एट Q पॉइंट अगर मैं चेक करता हूं, मान लो Q पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या आएगा। अच्छा और एक चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जो तुम्हारा आ रहा है E2 और E1 एक दूसरे का ऑपोजिट है, ध्यान से देखो E2 और E1 एक दूसरे का क्या है ऑपोजिट है, तो E नेट क्या आएगा। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, बड़ा आपका ये वाला है, और ये फिर आपका छोटा है, ठीक है। तो E2 आपका पॉजिटिव में है, E1 आपका नेगेटिव में है, ठीक है। E2 की वैल्यू कितनी आएगी, E2 माने वहां से यहां तक का डिस्टेंस, वहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आएगा बेटा, D प्लस Y, और चार्ज क्या था Q, तो ये हो गया D प्लस Y का स्क्वायर। देखो ना ये यहां से यहां तक डिस्टेंस D, फिर यहां से Y, तो D प्लस Y का स्क्वायर। और E1 मतलब यहां से देखेंगे, यहां से डिस्टेंस कितना आपका Y है, चार्ज क्या है 2Q है, और डिस्टेंस क्या है आपका Y स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब ये आपका आ गया बेटा E नेट, ओके। अच्छा अब आपको क्या करना है, आप चाहते क्या हो, E नेट की वैल्यू चाहते हो जिसके कारण E नेट क्या है आपका जीरो है, और ऐसा कोई पोजीशन चाहते हो जहां पे E नेट आपका जीरो है। तो इस पूरे वैल्यू को
के क्यू अपॉन डी प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2kq अपॉन वाई स्क्वायर, इसको जीरो कर दो क्योंकि ई नेट को आपने जीरो कर दिया। इसको उधर भेजो, के क्यू कट गया, यहाँ पे 1 अपॉन डी प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 अपॉन वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट करो, ये √2 हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। y को इधर भेजिए और उसको उधर भेजिए, इसको इधर कर दीजिए, फिर y को कॉमन निकाल लीजिए, y की वैल्यू आ गई √2 अपॉन 1 माइनस √2। अगर आपको पता हो, थोड़ा मैथ्स का नॉलेज है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 1 माइनस 1.414 जो आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि ये करने से आंसर नेगेटिव आता है। अब देखो y क्या है, एक डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है, लेंथ है, लेंथ की वैल्यू कभी नेगेटिव थोड़ी आती है, लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेंथ की वैल्यू कभी नेगेटिव थोड़ी आती है, ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये तो इनवैलिड कंडीशन आ गया। मतलब क्या, y की ऐसी कोई वैल्यू आएगी ही नहीं, ऐसा कोई पोजीशन होगा ही नहीं जहां पे आपका नेट फील्ड क्या है, जीरो आए। ठीक है, तो देखिए लॉजिकली बताना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक आप किसी चीज पे मैथ्स नहीं करेंगे आपको प्रैक्टिकली समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि क्यों हो रहा है, कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है, इस साइड पे ऐसा ई नेट कोई नहीं आएगा जहां पे आपको ई नेट की वैल्यू क्या मिले, जीरो मिले। फिर हम चेक करके देंगे इधर के साइड, इधर के साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी हम चेक करके देखेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब पॉइंट आर पे चेक करते हैं, इस पे आएगा कि नहीं आएगा। डायग्रामेटिकली तो बता रहा है कि हाँ भाई एक पॉइंट आएगा, अब चेक करके देखते हैं मैथमेटिकली। एट आर पे ई नेट, E1 आपका पॉजिटिव आ रहा है, E2 आपका नेगेटिव आ रहा है। अब E1 की वैल्यू क्या आएगी, इसके कारण देखो K चार्ज क्या है 2Q, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, D प्लस एक्स, तो ये हो गया D प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब इसके कारण KQ डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर, और ई नेट को आपको क्या करना है, जीरो, क्योंकि आप जीरो ढूंढ रहे हो तो ई नेट को आपको पुट करना पड़ेगा जीरो, उससे जो एक्स निकलेगा, लोकेशन निकलेगा, वही आपको बताएगा वो रियली हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसको जीरो पुट कर दिया, के क्यू को यहां पे लेके आते हैं, 2kq अपॉन डी प्लस एक्स स्क्वायर, के क्यू कट गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पे 2 डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर लो। ठीक है, अब इसको इधर उठाओ, x को उधर भेज दो, फिर x को आप कॉमन निकाल लो, x आपका आ गया √2d अपॉन √2 माइनस 1। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, अभी मैंने बोला था 1.414, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते भी हो तो आपका बेटा आंसर जो आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब ठीक है डिस्टेंस तो पॉजिटिव हो ही सकता है, मतलब ये जो कंडीशन है ये क्या है, एक वैलिड कंडीशन है, मतलब x के इतनी दूरी पे e जीरो आएगा, मतलब जीरो आएगा। अगर x आपको वैलिड वैल्यू बता रहा है उसका मतलब e नॉट जीरो पॉसिबल है, इसका मतलब इस साइड तुम्हारा e नॉट जीरो आएगा, समझ गए, उस साइड नहीं आ रहा था, उसका y आपको इनवैलिड वैल्यू दिखा रहा था, मतलब ऐसा कोई लोकेशन था ही नहीं जहां पे e नॉट जीरो आएगा, लेकिन यहां पे आएगा। अब देखो यहां पे अगर आपका e जीरो हो रहा है और हमें पता है देखो इवन आफ्टर दिस पॉइंट, इस पॉइंट के बाद भी भले नेगेटिव आपके करीब है, पॉजिटिव आपके दूर है, लेकिन पॉजिटिव का दबदबा ज्यादा रहेगा, क्योंकि देखो पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा है, समझ रहे हो बात को, पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा है तो पॉजिटिव का दबदबा ज्यादा रहेगा, तो पॉजिटिव का अगर दबदबा ज्यादा रहेगा तो वैल्यू आप खुद बताओ, पॉजिटिव अगर है तो वैल्यू ऊपर के साइड जाएगा कि नीचे के साइड जाएगा, ई अगर आपका पॉजिटिव होता है तो वैल्यू ऊपर जाता है, ग्राफ ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, ग्राफ ऊपर जाता है, तो इवन इफ दिस वैल्यू इज फार अवे, लेकिन इसका दबदबा ज्यादा है तो उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो उसके कारण इस पॉइंट के बाद भी इसी का दबदबा ज्यादा मेंटेन रह रहा है, उसी चक्कर में ये जीरो होने के बाद आगे की जो वैल्यू वो ऊपर के साइड जाएगी, क्योंकि नेट वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव है, करीब है, लॉजिकली इसका इफेक्ट ज्यादा आना चाहिए, इसका वैल्यू भी तो कम है, इसलिए इसकी चल नहीं पा रही, ये दूर होते भी इसकी चल रही है, तो इस पॉइंट के बाद वैल्यू आपका ऊपर के साइड जा रहा है, समझ बात को, ऊपर के साइड जा रहा है। और हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चाहे बढ़े की, जैसे भी अगर बढ़ भी रहा है घट रहा है जो भी हो रहा है,
डिस्टेंस के साथ उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। यही होता है ना, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, विद डिस्टेंस वो क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो यहाँ पे तो जीरो हो रहा है और थोड़ा सा वो ऊपर उठेगा, फिर डिस्टेंस के साथ क्या होगा, वो नीचे ना उतरेगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस बढ़ता रहता है उसकी वैल्यू क्या होती है, घटती रहती है। तो कुछ देर के लिए वो पीक पकड़ेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इसका इफेक्ट होने के कारण वो थोड़ा ऊपर की तरफ पीक पकड़ेगा, फिर अल्टीमेटली उसको नीचे उतरना है, क्योंकि वो दूर जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो उसको तो ई को कम होना पड़ेगा, तो थोड़ा पीक लेके फिर वो नीचे आना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन यहां पे जीरो क्यों होगा और यहां पे जीरो क्यों नहीं होगा, वो मैथमेटिकली आप बात को समझ सकते हो। अगर मैं तुक्के से अगर आपको बताऊं तो लॉजिकली आप समझ नहीं सकते। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होते रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कांटेक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। हाँ, और एक चीज, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए बाय।